हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और आपका पढ़ाई भी अच्छे से चल रहा होगा। काफ़ी एग्ज़ाम आप दिए थे, अच्छे से गया होगा। ज़रूर कमेंट में बताइए एग्ज़ाम कैसा गया था। आज हम लोग कुछ बात करें कि आगे क्या करना है, कैसे पढ़ना है, और फिर पढ़ने के जो बेसिक होता है, बेसिक में आप लोग क्या चीज़ नहीं पढ़े थे, कौन सा चैप्टर नहीं पढ़े थे। मैथ और साइंस में बात करेंगे कौन सा टॉपिक छूट गया था और जो ज़रूरी है उसी को फिर से रिकॉल करना है। उसके बाद आज हम लोग बताएंगे। मेन पर्पस मेरा रहेगा कि हम लोग नीट के मेन बच्चा क्या होता है मैक्सिमम, कि 10th के बाद मैक्सिमम बच्चा नीट या फिर जेई के लिए अफोर्ड करता है कि हम या तो जेई करेंगे या तो नीट करेंगे, सीबीएसई का बच्चा खास करके। तो उसके लिए आज हम मेन पर्पस ले चलेंगे, नीट के बारे में बताएंगे आप लोगों को। नीट होता क्या है, कि इसके बारे में कैसे पढ़ना है, ठीक है, कौन सा बुक पढ़ना है, सिलेबस क्या रहने वाला है। बेसिक के लिए नीट कैसे 11th का पढ़ना है, 11th का बेसिक के लिए क्या सिलेबस रहने वाला है, सब चीज़ बताएंगे। इसलिए पहले मैं आपको नीट के बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। नीट होता क्या है, नीट उसके बाद जेई के बारे में चर्चा करेंगे। मेंस या एडवांस होता है, मेंस या फिर एडवांस। नीट का मेन फुल फॉर्म जो होता है नेशनल एलिजिबिलिटी एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। ये इतना छोटा वर्ड का इतना बड़ा फुल फॉर्म है। इतना छोटा वर्ड जो नीट है 4 अक्षर, इसका इतना बड़ा फुल फॉर्म है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। तो होता क्या है, नीट जो है एक टेस्ट एग्जाम है जो हम लोग डॉक्टरी के लिए मैक्सिमम बच्चा इसमें अफोर्ड करते हैं। डॉक्टरी के लिए इसको आगे बढ़ना लाइन में, उसके लिए नीट का एग्ज़ाम देना जरूरी है। नीट एग्जाम देने से क्या होता है, आपको ये एनटीए द्वारा ले जाता है। एनटीए जैसे सीबीएसई का होता है, आईसीएसई का होता है, उसका से एनटीए का। नीट का कंट्रोलर जो होता है एनटीए। आप लोग सर्च कीजिएगा क्रोम पे जाकर के, चाहे गूगल पे आपको आ जाएगा एनटीए का सिलेबस। यहाँ से आप लोग सिलेबस देख सकते हैं। एक बार एनटीए का मेन कंट्रोलर एनटीए रहता है। इसका फुल फॉर्म मुझे अभी नहीं पता है, मैं बता दूंगा एनटीए का क्या फुल फॉर्म होता है, ठीक है। इसमें नीट जो एग्ज़ाम है, इसमें डॉक्टरी के लिए एफर्ट करते हैं बच्चा। इसमें कितना बच्चा मतलब मैक्सिमम एफर्ट करता है हर साल, मैक्सिमम इसमें अप्रॉक्सीमेटली 15 लाख बच्चा जो होता है एफर्ट करते हैं। नंबर ऑफ स्प्रिंट कितना रहता है, नंबर ऑफ स्प्रिंट जो होता है इसमें अप्रॉक्स, नॉट एग्जैक्ट, अप्रॉक्सीमेटली में 15 लाख बच्चा प्रत्येक साल नीट एग्जाम के लिए एफर्ट करते हैं। 15 लाख। उसके बाद एक चीज बात है इसमें कि एमबीबीएस जो कॉलेज है, मतलब बैचलर ऑफ मेडिसिन, बैचलर ऑफ सर्जरी, इसके लिए आपका कितना सीट होता है गवर्नमेंट के पास, ताकि प्राइवेट टोटल सीट में लगना कितना सीट है, एमबीबीएस सीट्स इन गवर्नमेंट अप्रॉक्सीमेटली 75 लाख, 75,000 होता है बस, 1000। सिर्फ 75,000 गवर्नमेंट के पास सीट है। बच्चा एफर्ट कर रहे हैं नीट के लिए 15 लाख बच्चा। ये एमबीबीएस सीट है। उसके बाद और भी इसके नीचे जो डॉक्टरी का सर्जन के लिए होता है वो भी है, ठीक है। एम्स के लिए आपको सबसे पहले सक्सेस रेशियो कितना है, नीट एग्जाम देने के लिए सक्सेस रेशियो जाना जरूरी है। सक्सेस रेशियो ये आपका मात्र 5%, मतलब कि नीट के लिए जितना ही बच्चा, इतना बच्चा एफर्ट करते हैं कि सिर्फ 5% बच्चा ही सक्सेस रेशियो में आते हैं या अच्छे से सक्सेस हो पाए। इसका 5% आपका हो जाता है 15,000। 15,000 नीट के लिए जो बच्चा एफर्ट करते हैं 15 लाख अप्रॉक्सीमेटली, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है। उसमें से सिर्फ 5% बच्चा ही सक्सेस कर पाते हैं। थोड़ा एग्जाम थोड़ा में है, अपने आप में थोड़ा दमखम रखता है ये एग्ज़ाम, तो थोड़ा दमखम रखता है, लेकिन ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आसान भी है। क्योंकि मेन क्वेश्चन क्या होता है, ऑब्जेक्टिव पर्पज से होता है। इसमें सब्जेक्टिव आपको कहीं नहीं पूछने वाला, थ्योरी नहीं पूछने वाला। इसमें आप जब भी तैयारी करेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम आप कितना क्वेश्चन कर पाते हैं। कोई चैप्टर पर उसमें मैक्सिमम कितना क्वेश्चन कर पाते हैं ऑब्जेक्टिव पर्पज से। सब्जेक्टिव आपको थ्योरी में कोई पूछने वाला नहीं है, कंसेप्ट पूरा क्लियर होना चाहिए, कितना क्वेश्चन कर पाते हैं वो इंपॉर्टेंट रहता है।
एक चीज़ और मैं बताता हूँ इसमें कि आपको मार्क कैसे डिवाइड होता है। से नीट का एग्ज़ाम जो होता है कितना मार्क का होता है, टोटल मार्क होता है आपको, टोटल मार्क ये 720 मार्क का एग्ज़ाम होता है। नीट के लिए 720 मार्क का एग्ज़ाम होता है। इसमें से अगर आपको एम्स कॉलेज चाहिए, टू गेट एम्स ठीक है, अगर एम्स कॉलेज चाहिए आपको, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कितना मार्क लाना पड़ेगा। बहुत बच्चा के मन में सवाल आता है, अगर एम्स मुझे कितना मार्क लाना पड़ेगा, तो 700 से लेकर के प्लस मार्क लाना पड़ेगा, 700 से प्लस मार्क इसमें लाना पड़ेगा एम्स के लिए, तब आपको अच्छा खासा एम्स का कॉलेज मिल पाएगा। एक बार एम्स में एडमिशन हो गया फिर तो लाइफ सेट रहता है बच्चे का। वहाँ से गारंटी है, आप एक बार एम्स कॉलेज में चल गए और वहाँ पे आप सही से उसका कोर्स कर लिए, आपको जरूर, आपको जो लक्ष्य है लाइफ में, सर्जन बनना है या फिर कोई और डॉक्टर बनना है, आप आराम से बन के निकलिएगा एम्स कॉलेज में जाने के बाद। उसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज की बात करते हैं कि गवर्नमेंट कॉलेज में बच्चा कितना मार्क ला करके पहुँच सकता है। इसका थोड़ा कम है गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, से इसमें आपको 620 से लेकर के प्लस मार्क लेना पड़ेगा गवर्नमेंट कॉलेज के लिए। गवर्नमेंट कॉलेज तो आप यहाँ तक जा सकते हैं, 700 तक, 620 से लेकर के आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। इसमें फिर आउट ऑफ 720, 720 में से गवर्नमेंट कॉलेज जाने के लिए इतना मार्क आपको एफर्ट करना पड़ेगा, तब जाकर गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। बात आता है कि नीट के लिए मेन सब्जेक्ट आपका होता है बायोलॉजी और फिजिक्स केमिस्ट्री। तो उसमें मैथ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कुछ बच्चा कैसा लग रहा होगा, तो आप भ्रम में जी रहे हैं। मैथ पढ़ने का भी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आपको बिना मैथ्स का फिजिक्स का न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होगा। बिना मैथ्स पढ़े, बिना मैथ का कॉन्सेप्ट क्लियर हुए फिजिक्स का न्यूमेरिकल 1% भी सॉल्व नहीं होगा। क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको नीट के लिए अगर आपको पढ़ना है फिजिक्स, सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल पे ही ध्यान देना है, क्योंकि इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। मैक्सिमम क्वेश्चन न्यूमेरिकल ही पूछता है, 1 से 2 क्वेश्चन कंसेप्चुअल पूछता है, बाकी मैक्सिमम क्वेश्चन न्यूमेरिकल ही पूछता है। तो उसके लिए मैथ्स का नॉलेज रखना जरूरी है, बेसिक मैथ्स। तो अभी मैं सिलेबस बताऊंगा थोड़ी देर बाद, इसके बाद बताऊंगा सिलेबस की क्या पढ़ना है आपको, क्या पीछे छूट गया। बहुत बच्चे के मन में डाउट होगा, मेरा तो सिलेबस रिड्यूस था 9th में, 10th में रिड्यूस था, क्या छूट गया, बेस क्या होने वाला है, सब बताएंगे। चलिए चर्चा करते हैं आगे। तो गवर्नमेंट कॉलेज के लिए इतना मार्क लाना है। सिलेबस का थोड़ा सा बात कर लेते हैं आपके पास। साइंस के लिए, साइंस मेन सब्जेक्ट आपका ही है साइंस नीट के लिए, इंग्लिश हिंदी का कहीं जरूरत नहीं। इंग्लिश का थोड़ा बहुत आप लोग एक CBSE का बच्चा इतना आता होगा, इंग्लिश में थोड़ा सा बातचीत करना ये सब आना चाहिए। वो जब आगे कॉलेज में जाएगा तो आपको ऐसा वहाँ का माहौल मिलेगा, अंग्रेजी में थोड़ा से बातचीत करना पड़ेगा या फिर इंटरव्यू से मिलेगा फेस करने के लिए, लेकिन वो ज़्यादा इसमें नहीं होता। सबसे मेन बात है साइंस का बात कर लेते हैं। साइंस में आपका जो है बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री। केमिस्ट्री 10th से कंपेयर बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि 10th में आपके पास सिलेबस था थोड़ा छोटा, सिलेबस पूरा स्मॉल था और टाइम बहुत ज़्यादा था। यहाँ पे उल्टा है, वास्ट सिलेबस है 11th का और टाइम कम है और अच्छे से पढ़ना भी है, थोड़ा एफर्ट ज़्यादा करना पड़ेगा। 10th में आप 5 से 6 घंटा पढ़ लेते थे, बहुत बड़ा हो गया काम। यहाँ टीचर के अलावा सेल्फ स्टडी कम से कम 8 घंटा आपको करना पड़ेगा, मिनिमम 8 आवर सेल्फ स्टडी। टीचर के अलावा, टीचर जितने देर पढ़ाया उनका सेल्फ स्टडी में क्या करना है, उनको होमवर्क करना है, नोट्स बनाना है, रिवाइज करना है और कुछ नहीं करना, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। इसमें कम से कम आपको 8 घंटा का एफर्ट लगेगा, कम से कम। इससे बेहतर आप जितना कर सकते हैं, और आपको और जल्दी करना है और एफर्ट कर सकते हैं, ये स्टडी टाइम पे डिपेंड करता है। 10th से यहाँ पे अलग है। बायोलॉजी का यहाँ से ब्रांच होता है, 2 ब्रांच में बढ़ जाता है, जूलॉजी हम लोग एनिमल साइंस बोलते हैं, और बॉटनी प्लांट साइंस, ठीक है। फिजिक्स का कोई ब्रांच नहीं, 2 बुक चलता है, पार्ट 1 पार्ट 2 करके। फिजिक्स में NCERT का 2 किताबें हैं, पार्ट 1 पार्ट 2 करके। आपको दोनों पार्ट का बुक खरीदना पड़ेगा, पार्ट 1 और पार्ट 2, 2 बुक चलता है। 11th 12 दोनों के लिए, ये जितना भी सिलेबस है ये 11th एंड 12 दोनों के लिए, 11th एंड 12 दोनों के लिए। केमिस्ट्री का 3 ब्रांच होता है, केमिस्ट्री की थोड़ा चर्चा कर लेते हैं अच्छे से। केमिस्ट्री का 3 ब्रांच होता है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री
इनऑर्गेनिक, फिजिकल, 3 बना देता है केमिस्ट्री का। आपका बायोलॉजी का जो क्वेश्चन मार्क कितना 720 मार्क में से आपका बायो का जो पोर्शन है ये पूरा यहाँ पे मैं फिर करता हूँ। तो बायो ये आपका 720 मार्क में से 360 मार्क का सिर्फ बायो से क्वेश्चन आता है। की बात कर रहे थे, बायोलॉजी से 360 मार्क का प्रश्न आता है, 360 मार्क सिर्फ बायोलॉजी आपको दिलाएगा। अब अदर जो बच गया फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, ये भी आपका 360 मार्क दोनों मिला करके होता है। यहाँ पे दो ब्रांच बायोलॉजी का, बॉटनी और जूलॉजी, 180 मार्क दोनों से आता है क्वेश्चन। कई बार ऊपर नीचे भी हो सकता है, थोड़ा बहुत वो डिपेंड नहीं करता। फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी 180 मार्क का होता है, 720 मार्क को आता है। ये आपका मार्किंग था। उसके बाद क्या होता है, नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होता है आपके पास 180 क्वेश्चन रहेगा, उसमें से 90 क्वेश्चन आपका बायो से है, 90 बायो से, और 90 क्वेश्चन जो रहेगा फिजिक्स एंड केमिस्ट्री से। नीट के लिए मैं बता रहा हूँ, अदर किसी एग्जाम के लिए नहीं बता रहा हूँ। तो अदर बच्चा इसको सीरियस नहीं ले, इतना क्वेश्चन आता है, नीट के लिए मैं बता रहा हूँ इतना। ठीक है, एक क्वेश्चन पे आपका, एक क्वेश्चन अगर आपका सही करके आया एग्जाम में आपको 4 मार्क मिलेगा। ठीक है, जबकि यहाँ निगेटिव मार्किंग भी होता है। अगर एक क्वेश्चन गलत करके आ गए, सही आंसर नहीं मारे, गलत कर दिए, तो वहाँ तो आपका एक क्वेश्चन मान लीजिए रॉन्ग करके आए हैं, उसमें आपका 4 मार्क जो क्वेश्चन का मिलने वाला था अगर सही करते तो ये तो गया ही गया, ये गया। अब माइनस आपका जो सही किए हैं -1 मार्क भी इसमें बढ़ जाएगा। मतलब आपका एक क्वेश्चन गलत करने पर 5 मार्क जाएगा और सही करने पर 4 मार्क मिलेगा। निगेटिव मार्किंग थोड़ा सा यहाँ पर होता है। तो अच्छे से अगर आप लोग एफर्ट करते हैं तो टेस्ट की जब तैयारी कीजिएगा तो अच्छे से करना है, जो आ रहा है उसी को अटेम्प्ट करना है। नहीं तो कितना बार कई बच्चा का निगेटिव भी चला जाता है, रिजल्ट भी नहीं ऊपर आ पाता और माइनस में चला जाता है। मेरे साथ भाई कई बार हो चुका है, जब मैं टेस्ट देता हूँ 1-2 बार हो चुका है कि बहुत किसी सब्जेक्ट में निगेटिव मार्किंग हो गया था गलत करने से। तो फर्स्ट टाइम जब दे रहे थे तो एफर्ट नहीं कर पाए थे उतना, लेकिन अब थोड़ा बहुत आदत बन गया कि नहीं निगेटिव मार्किंग होता है। फर्स्ट टाइम पता चलता था निगेटिव मार्किंग है, तो उस समय 10th में हमारा सब्जेक्टिव नहीं आ रहा फिर भी ज़्यादा टिक करते थे। ऐसा नहीं करना है, यहाँ पे आ रहा है कीजिए, नहीं आ रहा छोड़ दीजिए, उससे कोई आपको होती नहीं, हानि नहीं होने वाला है। लेकिन अगर गलत कर दे तो उल्टा आपको जो सही मार्क है वो भी चला जाएगा। ये कुछ मैं आपको जानकारी दिया नीट के बारे में। ठीक है, नीट के बारे में मैंने जानकारी दिया। आप लोग किसी के बच्चे का इच्छा हो कि मैंने इसको स्क्रीनशॉट लो तो ले लीजिए, साइड जाते हैं। चलिए, उम्मीद करते हैं स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे और जो बताएं थोड़ा सा समझ में आया होगा। मैं भी नीट के लिए प्रिपेयर कर रहा था, लेकिन अभी कुछ दिन से स्टॉप किए हैं, तो इसलिए मैंने नीट के बारे में बताया। जेई के बारे में मुझे उतना ज़्यादा जानकारी है नहीं, तो मैं इसके बारे में ज़्यादा बताऊंगा नहीं। लेकिन जेई के लिए आपको इसमें साइंस पढ़ना पड़ेगा। जेई के लिए आपको मैथ्स लेके चलना पड़ता है। IIT कॉलेज के लिए एडमिशन मिलता है उसमें। ठीक है, IITian बन सकते हैं आप लोग। ITI का बात नहीं कर रहा, IITian का बात कर रहे हैं। ठीक है, जेई के बारे में उतना बताना। एडवांस और मेंस होता है, एडवांस थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है जेई मेंस से, और यहाँ पे मैथ्स पूरा इंपॉर्टेंट है। अभी मैं सिलेबस का चर्चा करूँगा, उससे पहले दो टर्म जो था MBBS, जेई, ठीक है, एम्स, ये सब के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। एम्स फुल फॉर्म ही बताएंगे, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। तो कई बच्चे जानते भी होंगे, इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। हमारे आसपास सबसे बेस्ट अभी तक कॉलेज में जाना जाता है दिल्ली में, एम्स कॉलेज। दिल्ली और न्यू दिल्ली दोनों जगह है। तो इसमें मैं एक बता रहा हूँ, जोधपुर में है। जोधपुर में एम्स, जोधपुर कैंप कॉलेज का ही नाम है, कैंपस। ठीक है, ये कहाँ पे है? दिल्ली में। सबसे बेस्ट कॉलेज अभी तक का एम्स का, एक बेस्ट कॉलेज माना जाता है, अपने इंडिया में है। उसके बाद MBBS का कई बच्चे जानते हुए फिर भी मैं बता देता हूँ। MBBS इसका होता है बैचलर ऑफ मेडिसिन। बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी।
बैचलर ऑफ सर्जरी। जेई के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं, इसका फुल फॉर्म क्या होता है। नीट का बता देने से कम एंट्रेंस टेस्ट होता है। जेई क्या होता है, जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन। मुझे जिस चीज़ के बारे में पता था मैंने बताया, नीट के बारे में पता था, पता जे के बारे में मुझे उतना ज़्यादा नॉलेज नहीं, क्योंकि मैंने इसके बारे में कभी पढ़ा नहीं, तो मैंने जान रहा हूँ, लेकिन नीट के बारे में मैंने बताया कैसे पढ़ना है। अब बात करते हैं सिलेबस का थोड़ा सा, ये दोनों के लिए हो जाएगा, जे वालों के लिए भी, या फिर जो आगे मैथ्स से कंटिन्यू करना चाहते हैं उसके लिए भी, बोर्ड वाले के लिए भी, मैथ्स से कंटिन्यू करना चाहते हैं या फिर साइंस से कंटिन्यू करना चाहते हैं उसके लिए भी, कि आपने क्या मिस कर दिया, आपको अगर नोट करना कर सकते हैं ऐसा आ जाए। मैं इस पेरेज करता हूँ, मैं इस सिलेबस का थोड़ा सा कर लेते हैं नीट के लिए। ये ऐसा ही सिलेबस है बेसिक, इसमें कोई नीट उठ का दोहराई नहीं है। पढ़ना तो सबको है, 12th वालों को भी पढ़ना है, जो 12th का एग्जाम देंगे, 11th का एग्जाम देंगे, उसके लिए बेसिक क्या होने वाला है, और बाकियों के लिए भी पढ़ना है। तो साइंस स्टूडेंट के लिए बात करते हैं, बाकी सबके लिए बेसिक मैं ऊपर में हेडिंग ही निकलता हूँ। सिलेबस फॉर बेस ऑफ स्टूडेंट के बेस के लिए, बेस मतलब आपका जो नींव है वो कैसे स्ट्रॉन्ग रखना है आपका कंसेप्ट के लिए। सबसे पहले क्या ज़रूरी था आपको, जो आपने अभी तक खेल कूद में गुजार दिया 9th में। कई बच्चे ऐसा होंगे जिन्होंने 9th से नहीं पढ़ा, कुछ चैप्टर छोड़ दिए, सिलेबस में नहीं था, एग्ज़ाम के पर्पज से पढ़े तो नहीं पढ़े थे, लेकिन आगे एफर्ट करना चाहते हैं नीट के लिए या फिर कोई और एग्ज़ाम के लिए, कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, उसके लिए आपको सब सब्जेक्ट का चैप्टर का नॉलेज होना जरूरी है। तो वो मैं बता देता हूँ, आपकी इच्छा, आप पढ़ भी सकते हैं नहीं भी पढ़ सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। फॉर साइंस स्टूडेंट की बात करते हैं मैथ्स में, साइंस स्टूडेंट मतलब जो 11th में, मतलब 11th तो 12th के लिए साइंस सजेस्ट करेंगे, हम साइंस से लेकर के पढ़ना है, मैथ्स नहीं चूज करना है, तो उसके लिए मैथ्स क्या पढ़ना है, मैथ्स नहीं चूज करना है, इसका मतलब ये ना मैथ्स नहीं पढ़ना है, मैथ्स आपका पेपर नहीं होगा, लेकिन मैथ्स पढ़ना है। उसमें क्या पढ़ना है आपको, 9th 10th 11th में आपको कुछ चैप्टर का नाम मिल जाएगा, बेसिक मैथ्स, बेसिक मैथ्स। ये 10th वाला बच्चा लोग सोच रहे हैं बेसिक मैथ्स, आपके वो बेसिक मैथ्स जैसा नहीं है। इसमें आपको चैप्टर का नाम बता रहा हूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ना पड़ेगा आपको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला है, ये कुछ दिन तक आपके साथ चलेगा, कहीं कहीं इसका यूज होता है, इसका कंसेप्ट का। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ना है। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है ट्रिगोनोमेट्री, सबके लिए, जेई वालों के लिए, नीट के वालों के लिए। जेई वालों को तो पूरा मैथ करना ही पड़ेगा, आपके लिए सिलेबस बताए नहीं बताए उससे फर्क नहीं पड़ता, आपको पूरा मैथ्स कंपलसरी करना है। तीसरा है लॉग, तीसरा टॉपिक है लॉग, जो आपको 11th में पढ़ाया जाता है। अगर आप ICSE बोर्ड से हैं, ये 7th या 8th से ही कॉन्सेप्ट दे जाता है लॉग का। उसके बाद है आपके पास चौथा, यहाँ बता देते हैं, चौथा जो है चैप्टर का नाम बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन, 11th का चैप्टर है। बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन, बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन, ये 11th का टॉपिक है। 5वां टॉपिक है आपके पास डिफरेंशिएशन, ये भी 11th का टॉपिक है। डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन, 7 चैप्टर नंबर 7, थोड़ा फ्लो ज़्यादा बोल दिए, ज़्यादा जल्दी आगे बढ़ते हैं। वेक्टर 11th का टॉपिक है, और 12th में भी पढ़ना है, दोनों का मैथ्स का आना चाहिए। और आप लोग पढ़ेंगे 10th में चैप्टर एपी, यहाँ पे एपी के साथ साथ जीपी भी, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जीपी, एपी लेकिन ज़्यादा थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके पास डाटा आएगा सॉल्व करेंगे, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैंने इसको कर दिया। पढ़ भी सकते हैं नहीं भी पढ़ सकते, आप पे डिपेंड करता है।
9th एरर 11 का टॉपिक है, एरर चैप्टर का नाम। 10th में आप लोग 9th का आपको चैप्टर में से 9th क्लास का बुक में से आपको ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट रखना है यार। टाइप ऑफ ट्रायंगल कितना होता है, ट्रायंगल कहते हैं किसको, सब चीज़ तो आपको बेसिक है 9th से पढ़ना है आपको थ्योरम, क्योंकि आप जब 11th में जाइएगा तो वहाँ तो आपको टीचर ये नहीं बताएंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला में ये ट्रायंगल होता है, तो आपको ये पहले से पता रहना चाहिए। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपको ग्राफ पर्पस से पता रहना चाहिए, बाकी इसका ज़्यादा यूज नहीं है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप लोगों को ग्राफ पर्पस से, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ग्राफ पर्पस, ये दोनों 9th का 10th में पढ़ सकते हैं दोनों क्लास से। या फिर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। इसका ग्राफ, क्या चीज ग्राफ, ये सबका क्या पढ़ना है, ग्राफ। ट्रायंगल में ग्राफ नहीं, ट्रायंगल कॉन्सेप्ट से पढ़ना है। ये 9th और 10th के लिए, 9th और 10th से आपको पढ़ना है। इसमें से भी आपको खोजना है कि मैथ्स में से तो आपका 9th कौन सा क्लास से मिलेगा, आपका 9th 10th 11th एंड 12th, ये सभी क्लास का मैथ्स में से सब चैप्टर आपको पढ़ना पड़ेगा। कुछ चैप्टर 9th में मिलेगा, कुछ 10th में मिलेगा, तो दोनों बार पढ़ना है। ऐसा नहीं कि 9th में पढ़ लिए 10th में नहीं पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं होना है। ट्रिग्नोमेट्री जैसे मान लीजिए आपको 10th में पढ़ लिए, 11th में नहीं पीजिएगा, तो 11th के तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसका। मैं ये बेस बता रहा हूँ, आपका बेस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए मैथ्स के लिए, जो साइंस लिए हैं बच्चे स्टूडेंट्स, कि आपको मैथ्स में इतना चैप्टर पढ़ना ही पड़ेगा, इसके बगैर आपका फिजिक्स का न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होगा। ग्राफ वाला इसलिए बताया कि फिजिक्स में मैक्सिमम बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा भी आता है इसमें ग्राफ का कॉन्सेप्ट लगता है कि कहाँ पे कैसा ग्राफ बनेगा, स्लोप बनाना है, स्लोप निकालना है ग्राफ का, ठीक है। उससे आप लोग इस सब चीज़ का नॉलेज रहेगा ग्राफ का, तो आप लोग अच्छा आराम से बना लीजिएगा, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, ये तो था कि कौन कौन बच्चा जो साइंस स्टूडेंट के लिए इतना पढ़ना है, लेकिन जो जेई का करेंगे तैयारी या फिर जो मैथ्स लेकर पढ़ेंगे उसके लिए क्या सिलेबस, उसके लिए सब पूरा मैथ्स पढ़ना आपको, लेकिन बेसिक में आपको ये सब चीज़ आना चाहिए थोड़ा बहुत। मैथ्स ऐसे में मैथ्स एफर्ट कर रहे हैं तो मैथ्स का नॉलेज होना ही चाहिए। साइंस की सिलेबस का बात करते हैं कि क्या क्या छोड़ दिए थे पीछे आप लोग, पीछे जो छोड़ दिए या फिर जो अच्छे से नहीं पढ़े, अभी आपके पास समय है, कर सकते हैं कंप्लीट। बेसिक साइंस की बात करते हैं, साइंस में क्या सब चैप्टर आपको पढ़ना था। सबसे पहली बात 3 पार्ट में, तीनों का बांट लेते फिजिक्स। पहला टॉपिक मैं यहाँ बता रहा हूँ मोशन, ये 9 से उठाना है मोशन, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, तो कई के बाद न्यूटन लॉज ऑफ मोशन भी बोलते हैं। उसके बाद ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन का कॉन्सेप्ट होना चाहिए। वर्क एनर्जी, वर्क एनर्जी, एनर्जी एंड पावर का कॉन्सेप्ट आना चाहिए। ये सभी जो है, ये सभी का सभी आपका जो है, ये सभी का सभी 9th का है, ये सभी का सभी क्या है, 9th का आप लोगों का चैप्टर है, 9th क्लास का है, 9th क्लास का चैप्टर है। अगर आप लोग अच्छे से पढ़े हैं तब तो बहुत अच्छा है, वहाँ से भी रिवाइज कर लेना, चैप्टर को से भी रिवाइज कर लेना, बाकी इसका थ्योरी कॉन्सेप्ट होना चाहिए यार, ठीक है। इसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुई है फोर्स ऑफ लॉ ऑफ मोशन, और उसके बाद है आपके पास ग्रेविटेशन। 10th में भी कुछ फिजिक्स का चैप्टर है जो आपको याद रखना है। 10th का मतलब मैक्सिमम फिजिक्स आपको जरूरत पड़ेगा, जैसे इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, यानी मैग्नेटिक इफेक्ट, इलेक्ट्रिक जिसको आप लोग बोलते हैं, मैग्नेटिज्म। उसके बाद फिर लाइट, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, लाइट कभी पीछा नहीं छोड़ेगा ये, इसमें रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन दोनों, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ये तो थोड़ा इजी लगता है, थोड़ा सा यहाँ पे बच्चा लड़खड़ा जाता है, लेकिन यहाँ पे दोबारा 3 बार एफर्ट करना ताकि आ जाए ये भी, ठीक है। उसके बाद एक कलर एंड विजन, कलर एंड विजन, इसको आप लोग ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड भी बोलते हैं इसी चैप्टर को, उसका नाम से क्या, कलर एंड विजन।
इसका जरूरत क्या है, इसमें आप लोग प्रिज्म पढ़े होंगे, डिस्पर्सन ऑफ लाइट पढ़ेंगे, स्कैटरिंग ऑफ लाइट पढ़ेंगे, डिलेशन, राइट, सनसेट, इस सब का जरूरत है। ठीक है, इसमें से आपको ये सभी चैप्टर 9th 10th का मिलेगा, 10th क्लास में मिलेगा। सबसे इम्पोर्टेंट इसमें क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट इलेक्ट्रिसिटी इम्पोर्टेंट है, लाइट इम्पोर्टेंट है ज़्यादा, बाकी थोड़ा बहुत पढ़ भी सकते हैं, पढ़ना तो सब है लेकिन ज़्यादा फोकस किस पे करना है, ये सब जिस पे स्टार मार्किंग मैंने किया। इधर भी बता देते हैं, वेक्टर इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा यूज होगा, डिफरेंशिएशन सबसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंटीग्रेशन इससे ज़्यादा इंटीग्रेशन इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स में मैक्सिमम ज़्यादा इसी का यूज होता है। एरर थोड़ा बहुत सही आएगा, बाइनोमियल एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा नहीं आता है। इसमें लॉग इंपॉर्टेंट है, केमिस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट है लॉग, केमिस्ट्री के लिए लॉग आना ज़रूरी है आपको, और बाकी कैलकुलेशन थोड़ा बहुत आना चाहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये फिजिक्स में थोड़ा बहुत यूज होता है, ट्रिगोनोमेट्री फिजिक्स में ज़्यादा यूज होता है, ये भी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़ नहीं सकते हैं, ये छोड़े तो फिजिक्स का नहीं निकलने पड़ेगा। ये सिलेबस है आपका फिजिक्स का, फिजिक्स का बात किया अभी तक, जब केमिस्ट्री और बायोलॉजी का बात करेंगे। चलिए इसको आप लोग लिखना चाहते लिख सकते हो, इसको मिटाते हैं, बात करते हैं। ये सभी चैप्टर आपको पता रहना चाहिए, आप लोग ये 9th में पढ़े होंगे, जो पढ़ लिए अच्छे से कोई दिक्कत नहीं, अगर सिर्फ नोट्स आपके पास होगा रिवाइज कर लीजिएगा, नहीं होगा किसी टीचर का लेक्चर देख सकते हैं, या फिर NCERT बुक पढ़ना, तो मैं बुक पे भी चर्चा करेंगे, बुक क्या पढ़ना है, क्या जरूरी है। ठीक है, ये सब आप लोग नोट कर लीजिए, अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं, इसी में सिलेबस का बात करते हैं। मैथ में तो सब चीज़ आपको पढ़ना है, ये सब चैप्टर साइंस वालों के लिए, और जो जेई के लिए करें या फिर जो मैथ लेक्चर है उसको सभी पढ़ना है, उसको सभी चीज़ पढ़ना है। जो मैथ नहीं लिए उसके लिए इतना पढ़ना था। बात करते हैं केमिस्ट्री में, इसमें ज़्यादा नहीं है, कम है। केमिस्ट्री में बात करते हैं, सबसे पहला चैप्टर जो मेरा फेवरेट चैप्टर भी रहा है और इम्पोर्टेंट भी है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। 11th का एक चैप्टर है जहाँ पे आपको इसी के बारे में पूरा पढ़ना, नाम भी यही रहेगा, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। अगर इसका बेसिक नहीं पता है तो हाँ, आपको टीचर बेसिक नहीं बताएंगे, तो आपको 9th में पढ़ना है, 9th में ही पढ़ना था। आप लोग इसको एक बार भी समय है पढ़ लीजिएगा, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन करना है, इसको भी रिवाइज करना है। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स मेरे हिसाब से दोनों चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके पास ये एटॉमिक स्ट्रक्चर। इसमें आप लोग प्रिंसिपल पढ़िएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़िएगा, अबॉव प्रिंसिपल पढ़िएगा, सब सेल पढ़िएगा, सेल पढ़िएगा, SPDF कॉन्फ़िगरेशन पढ़िएगा, सेल वाइज कॉन्फ़िगरेशन पढ़िएगा, ये सब इसी में पढ़ना है। तो ये ज़्यादा चैप्टर इंपॉर्टेंट है। इसमें आप कुछ एक्सपेरिमेंट भी पढ़ना है, बोर का मॉडल क्या है, नाइल बोर का मॉडल क्या है, रदरफोर्ड का क्या एक्सपेरिमेंट है, ये सब इसी में पढ़ना है। ये 9th का है, 9th का चैप्टर है, 9th का। 10th में से आपको क्या सब पढ़ना था केमिस्ट्री में, जो आप लोग सही से नहीं पढ़े तो पढ़ लीजिए, अगर पढ़ लिए तो अभी आपके पास मौका है, बस रिवाइज करना है बस। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जान है, पूरा कार्बनिक बारे में पढ़ना है। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये जोन है, कार्बनिक कंपाउंड, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। एक तो और टॉपिक है मेटल नॉन मेटल, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स, एसिड बेस एंड सॉल्ट, एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये, लेकिन फिर भी रिवाइज कर लेना इसको भी एक बार, क्या अभी तुरंत पढ़ें, ताज़ा पढ़ें, याद होगा चैप्टर। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, इसका स्टार मार्किंग कर रहे हैं, कार्बन कंपाउंड दिए दोनों। ये आपका 10th का टॉपिक है, क्लास 10th का, इतना आपको आना चाहिए, एक बार रिवाइज कर लीजिएगा इसका। सबसे बड़ी बात क्या है केमिस्ट्री में, जो एक्सेप्शनल पॉइंट है, मैं तो सजेस्ट करूँगा आप लोग डायरी बनाइए या नोट्स बनाइए, अलग से नोट्स के लिए डायरी बनाइए, तो केमिस्ट्री का एक्सेप्शनल जो पॉइंट है उसको डायरी में नोट कीजिए, वो आपको जरूर कहीं ना कहीं हेल्प करेगा। क्योंकि केमिस्ट्री में अगर नीट का बात करें तो मैक्सिमम क्वेश्चन एक्सेप्शन से ही आता है, और कहा भी जाता है कि एक्सेप्शन से ही सिलेक्शन होगा,
तो एक्सेप्शनल पोर्शन जो इसमें वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री का, उस पर ध्यान दीजिएगा। चलिए बात कर लेते हैं इसका बायोलॉजी का। ये केमिस्ट्री का बात किए थे हम, बायो का जो सबसे ज़्यादा मार्किंग वाला पोर्शन है, बायोलॉजी के सबसे ज़्यादा मार्किंग वाला पोर्शन है नीट के लिए। सबसे पहला चैप्टर है आपका इसमें, आप लोग भी जानते होंगे, सेल, जो पीछा नहीं छोड़ने वाला है, ये फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। कुछ बच्चे को ये भी नहीं पता होगा क्या लिख रहा है, तो बोलते सेल, इसी को सेल बोलते हैं। तो आप लोग ये भी जान लीजिए क्या बोलते हैं, सेल। ठीक है, इसका चैप्टर सबसे पहले सेल इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ना ही पड़ेगा। कहाँ से पढ़ना है, तो 9th क्लास से पढ़ना है। टिश्यू, टाइप ऑफ टिश्यू, थोड़ा डिफिकल्ट लगा था 9th में क्योंकि ये थोड़ा लंबा चैप्टर था, तो लेकिन कॉन्सेप्ट रखना ही पड़ेगा। एक सबसे इंपॉर्टेंट है डाइवर्सिटी, जो शायद डिलीट भी था कि कई बार सिलेबस से। इस बार जो बच्चे एग्जाम देते हैं, पिछले साल आप लोग 9th में जब थे तो उसको आपके हो सकता है डिलीट होगा, या फिर पढ़े भी होंगे तो एक बार रिवाइज कर लेना है। एक तो और टॉपिक है हेल्थ एंड डिजीज, ये 12th में आपको पढ़ना है, 12th के लिए बहुत जरूरी है हेल्थ एंड डिजीज। या फिर इसी चैप्टर को बोलते हैं हाउ डू वी फॉल इन, या फिर वाई डू वी फॉल इन, इसी चैप्टर का नाम है। इसे भी 9th का टॉपिक है, यहाँ का है 9th का सबसे द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर नीट लेवल। ये 9th का है, 9th क्लास का। 10th में कुछ चैप्टर था आपको जो इंपॉर्टेंट था वो भी बता देते हैं। तो पहला लाइफ प्रोसेसेस, नीट में अकेला ये चैप्टर सिर्फ आपको 60 मार्क दिलाएगा, सिर्फ ये चैप्टर। डेप्थ नॉलेज रहना चाहिए इसका। 10th में इसका अलग अलग 2 पार्ट में बांट गया। लाइफ प्रोसेस जितना भी टॉपिक लोग पढ़े हैं उसको ह्यूमन फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी में अलग अलग डिवाइड कर दिया गया। ह्यूमन फिजियोलॉजी का 5 चैप्टर है, प्लांट फिजियोलॉजी का 5 चैप्टर है। तो एक चैप्टर से 2 या 3 क्वेश्चन आता है, 5 या 15 क्वेश्चन। अब 15 30 क्वेश्चन है, 30 को हम 4 कर लीजिए, 12 120 मार्क आ रहा है, ज़्यादा आगे। अच्छा खासा स्कोरिंग टॉपिक है, मतलब बायोलॉजी में 11th का मैक्सिमम पूरा आपको समझिए लाइफ प्रोसेस है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, एक और हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये बेसिक के लिए, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये, जितना बोले उतना कम पड़ रहा है इसके लिए, और ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है, इसमें तीनों इम्पोर्टेंट है। 10th का है बेस, 10th क्योंकि हम बेस का बात कर रहे हैं। 10th में आपको ये सब पढ़ना, 10th को ये सब याद रखना चाहिए। रिप्रोडक्शन भी, इसका आपको बेसिक नॉलेज नहीं भी है तो 12th में वहाँ मेंटेन हो जाता है ये, लेकिन इस सब का नॉलेज रहना चाहिए चैप्टर का। तो ये आपका सिलेबस, एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए लेना चाहते हैं तो। चलिए, उम्मीद करते हैं आप लोग समझ में आया होगा सिलेबस। और ये है क्या, आपका बेस है, ना कि किसी एग्जाम के लिए। आपका बेस कैसे स्ट्रॉन्ग रहना है, नीट एग्जाम दे रहे हैं या फिर कोई भी एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं, अगर लैंग्वेज इंग्लिश रख रहे हैं, कोई बच्चा होगा यहाँ से बिहार बोर्ड में इंटर करेंगे, लैंग्वेज इंग्लिश रख के एग्जाम देंगे, उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। और जो CBSE बोर्ड से देंगे उसके लिए तो पूरा इंपॉर्टेंट है, उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये सब आपका बेस क्लियर रहना चाहिए। अगर है तो बहुत अच्छी बात है, एक बार CBT कॉल कर लीजिए, अगर नहीं है तो जो छुटा हुआ उसको टॉपिक कवर कर लीजिए। आपके पास भी समय है, रिजल्ट आने में भी समय है, तब तक कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात आती है कि अगर नीट कर रहे हैं चाहे कोई और एग्जाम कर रहे हैं, उसके लिए बुक कौन सा सजेस्ट करें। उसके लिए मैं 3 बुक को सजेस्ट करूंगा, 3 बुक को। बुक कौन से पढ़े, बुक कौन सा पढ़े, यही क्वेश्चन आता है माइंड में। 3 बुक, NCERT,
NCERT तीनों बार एक ही चीज़ का है लिखा, क्योंकि इसके अलावा और कुछ पढ़ना ही नहीं है, इसके अलावा और कुछ नहीं पढ़ना। हाँ, अगर आप चाहते हैं बहुत ज़्यादा आपको मन कर रहा है क्वेश्चन करने के लिए, तो NCERT में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं रहता है। आप अपना टीचर को होमवर्क कीजिए, HW करना है या फिर असाइनमेंट, टीचर जो दिए हैं क्वेश्चन, PYQs लगाइए, इसके बगैर सिलेक्शन नहीं होगा। PYQs के बगैर PYQs लगाना ही है। कोई ऐसा बुक खरीदिए जिससे मॉड्यूल देता है कोई टीचर, तो अगर आप कहीं से पढ़ रहे हैं उसका आपको लिए होमवर्क ही काफ़ी है। इतना मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन रहता है, वही काफ़ी है। एक चैप्टर से आपको 200-250 क्वेश्चन मिलेगा करने के, एक चैप्टर से आपके पास 20-25 चैप्टर है तो बहुत क्वेश्चन हो जाता है। वही कर लिए तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सबसे मेन बात है कॉन्सेप्ट। NCERT को पढ़ना कैसे है, सबसे पहले स्टार्टिंग करते समय किसी चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, आपका टीचर आज मान लीजिए पढ़ाएंगे, चैप्टर का नाम है सेल, ठीक है, या फिर मान लीजिए डाइवर्सिटी पढ़ा रहे हैं, चाहे टिश्यू पढ़ा रहे हैं, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, उसके लिए आपको सबसे पहले NCERT बुक को रीड करना है टीचर के पढ़ाने से पहले। एक बार जितना ही समझ में आया, समझ में नहीं आया कोई दिक्कत, सिर्फ रीडिंग देना है, बैठ के जैसे बच्चा रीड करता है ना उसे उंगली रख करके आराम से पढ़ना, रीडिंग करना है। उसके बाद आपको लेक्चर एफर्ट करना है, उसके बाद लेक्चर एफर्ट कर सकते हैं, ये बेस्ट तरीका है पढ़ने का। उसके बाद फिर से अगर लेक्चर करने के बाद भी कुछ समझ में नहीं आया, फिर से एक बार NCERT बुक पढ़ना है। ऐसे टीचर ही पढ़ाते हैं, कई टीचर ही पढ़ाते हैं, तो टीचर ही पढ़ाते हैं NCERT बुक को, आपको खुद भी पढ़ना है। NCERT का हर एक लाइन पे पकड़ना चाहिए, आप कोई भी एग्जाम निकाल सकते हैं, क्योंकि NCERT को पढ़ा देना सबकी बस की बात नहीं है। NCERT सबको नहीं पढ़ा सकता है, और सब टीचर भी NCERT नहीं एफर्ट करते हैं, इसलिए दूसरा बुक रेफरेंस बुक पढ़ाते हैं। 10th में भी यही होता था, लेकिन आगे नीट के लिए, खास करके नीट वालों बच्चों के लिए NCERT का लाइन से बोलिए तो घोर करके पी जाना, एक एक लाइन से सवाल आता है। आपको जो PYQ मिलेगा सभी का सभी NCERT से मिलेगा, इससे बाहर जाना ही नहीं है, इससे बाहर नहीं जाना है। इसका अगर कॉन्सेप्ट पता है क्वेश्चन कर लीजिएगा। अगर एक होता है एग्जाम्पलर NCERT का ही होता है, ये कर सकते हैं। इच्छा है तो बहुत ज़्यादा इच्छा है तो अपन अपना जहाँ से बैच खरीदें, चाहे LN का, चाहे PW का, चाहे कहीं और से उनका मॉड्यूल आता है, वो मॉड्यूल खरीद दीजिए, या फिर हम लोग को तो टीचर ही करा देते हैं, वो ज़रूरी नहीं है। तो इतना आपको करना है, बुक पढ़ना है, हैबिट डालिए। सब कम से कम सेल्फ स्टडी आपके पास 8 से 9 घंटा होना चाहिए। सेल्फ स्टडी है, टीचर के अलावा थोड़ा सा एफर्ट कीजिए, ज़रूर होगा सिलेक्शन, होगा ही, काहे नहीं होगा। बच्चा ही सेलेक्ट होता है, हम ही लोग में से जाता है सिलेक्शन होने के लिए, ऊपर तक नहीं आता है। NCERT पढ़ना है, मैक्सिमम जोर इसी पे देना है। अदर कोई टीचर अगर कोई रेफरेंस बुक को सजेस्ट करता है तो आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है, उसके लिए हम आपको फोर्स नहीं करेंगे आप NCERT खाली काहे पढ़िए, मेरे बात मानिए नहीं मानिए, लेकिन सबसे बेस्ट है ये। यही करने पे हालत खराब हो जाता है बच्चे लोग का, क्योंकि थोड़ा भास्ट सिलेबस है, हालत खराब क्या होना। अगर आपके पास कॉन्सेप्ट क्लियर है, और ऐसे टीचर को चुनना है जो टीचर सेलेक्ट करने के बाद दिक्कत में नहीं आना चाहिए। टीचर से सजेस्ट कर रहे हैं आप लोग, उसमें थोड़ा सा केयरफुल रहना कि किसको सजेस्ट करें हम लोग। ऐसा टीचर को सजेस्ट करना जो NCERT को डीप नॉलेज उसके पास हो, NCERT का लाइन बाय लाइन पढ़ा दे आपको, अदर कोई रेफरेंस बुक नहीं, NCERT, सिर्फ NCERT, खास करके नीट वालों के लिए। बोर्ड वालों के लिए कोई भी टीचर सजेस्ट कर सकते हैं, सिर्फ बोर्ड देना है। तो ये था आप लोगों का सिलेबस, बुक कौन सा पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, मैंने बता दिया। नीट का क्या मतलब होता है, JEE का मतलब थोड़ा सा बताया, कौन सा कॉलेज है, कितना रैंक लाने पे जाना पड़ेगा, ये सब चीज़ मैंने आपको जानकारी दिया। आपको जो छूट गया उसको इधर आपको करना है। कब से? जब जगे तभी सवेरा कहा जाता है, जब जगे तभी सवेरा नहीं, अभी से सवेरा करना है आप लोगों को। जब जगे तभी सवेरा नहीं, जब जगो तभी सवेरा। ये अभी आपके लिए नहीं लागू होता है, आपको अभी से सवेरा करना है, अभी से सवेरा मतलब कि अभी से स्टार्ट कर देना है। चैप्टर करना है, लेक्चर करना है, कंसेप्ट रहना चाहिए। NCERT रीड करना एक हैबिट बना लीजिए आपका। जिस तरह से डेली नहाना, सोना, बैठना, ये सब हैबिट बना हुआ है, खाना पीना सेम टू सेम हैबिट रहना चाहिए डेली पढ़ने का। कंटिन्यूटी रखना पड़ेगा। कंटिन्यूटी का नहीं मतलब कि ऐसा नहीं कि आज किए 1 दिन 2 दिन किए, 1 दिन बीच में गैप हो गया, नहीं। 10 मिनट के लिए पढ़ना है, लेकिन कंटिन्यूटी रखना है। 10 मिनट के लिए पढ़ना है, कंटिन्यू रखना है, कंटिन्यू करना है। ठीक है, चलिए आज के लिए यहीं रखते हैं। अच्छे से पढ़िए, लाइफ में सक्सेस होइए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।